चलिए शो की शुरुआत एक बेहद अहम मुद्दे के साथ, जहां पर स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर बाजार में काफ़ी चिंता है। और अगर आप इस तरह के निवेशक हैं जिनके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप या मिड कैप फंड है, कि आने वाले वक्त में लमसम निवेश को लेकर कोई रोक लग सकती है। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पर लमसम रोका हुआ है, लेकिन आपकी एसआईपी से निवेश बरकरार है। लेकिन इस पूरे मामले को समझते हैं और इस मामले का असर और इम्पैक्ट आप पर क्या होगा बतौर निवेशक, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ फिरोज अजीज, डिप्टी सीईओ आनंद राठी वेल्थ जुड़ गए हैं, पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और बहुत सारे पहलू हैं इस बहुत ज़रूरी खबर पर, और तमाम तरह के एक्सपर्ट इसी पर लेकर मंथन कर रहे हैं, निवेशकों को सलाह भी दे रहे हैं, मार्गदर्शन भी दे रहे हैं। तो चलिए फिरोज, शुरुआत आप ही से करूंगी, क्योंकि मामला क्या है आसान भाषा में सबसे पहले तो ये समझना चाहेंगे आपसे। फिरोज। इस कविता जी मामला ये है कि बहुत सारे पैसे डोमेस्टिकली एंड एफआईआई के स्मॉल कैप में आए हैं। क्योंकि स्मॉल कैप 4 साल 5 साल से अंडर परफॉर्म किया था निफ्टी को, इसीलिए आपने भी देखा होगा कि लास्ट ईयर जनवरी फरवरी में हमने अपनी स्मॉल कैप की एलोकेशन काफी बढ़ाई थी। वी वर द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट टू इंक्रीज द एलोकेशन। तो अब वो एलोकेशन हमने भी इंक्रीज की। बहुत सारे एसआईपी के निवेशक लमसम अमाउंट्स स्मॉल कैप फंड्स में सबसे ज्यादा आते हैं। तो उसकी वजह से जो वैल्यूएशन चेंज हुई है, महंगी हो गई हैं कंपनियां। तो सभी को हमेशा अपने रिटेल इन्वेस्टर की चिंता होती है, तो वो ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा संभल के चलें, ताकि इतनी ज्यादा वैल्यूएशन पे क्या इनको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, वो आपको वापस अटेंशन लाने के लिए सेबी ने ये सर्क्यूलर दिया। पॉइंट वन। पॉइंट टू क्या है कि वो सभी कह रही हैं कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज इतना पैसा इकट्ठा कर रही हैं स्मॉल कैप में, थोड़े लोगों ने रोका है, क्या ये वापस दूसरों को भी रोकना चाहिए लमसम इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इंडिया में कम है। फॉर एग्जाम्पल, हम इंडिया देश विदेश भर में अगर हम देखें तो हमारी जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं, नंबर्स में हम हाईएस्ट हैं वर्ल्ड में, बट जो रिसर्च है वो काफी सीमित है। तो आई थिंक क्योंकि अपॉर्चुनिटी कम है, पैसा इंडियंस के पास ज्यादा है, तो शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन कंसर्न्स को उन्होंने जाहिर किया है, ताकि रिटेल निवेशक को संभाल सकें और उनको चौकन्ना कर सकें, ताकि वो अपने इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ सेबी, दैट वो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर की चिंता करती है। अब कल एनएससी ने भी अपना एनएससी 500 की इंडेक्स को रिजिक किया, तो उसमें एक नियम का बदलाव भी किया है। आई एम श्योर सेबी सिर्फ एएमसीज को नहीं, एक्सचेंजेस को भी लेके चल रही है। इंस्टेड ऑफ टोटल मार्केट कैप, एनएससी हैज मूव टू फ्री फ्लोट मार्केट कैप। ये मेरा अंदाजा है एस्टरडे की जो चेंज है। ऑफ कोर्स वो चेंज की पूरी सर्क्यूलर आई नहीं है, बट आई थिंक टोटल मार्केट कैप से फ्री फ्लोट पे चेंज हुआ है। तो सेबी इज इन्वॉल्व बोथ विद म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल्सो विद द एक्सचेंजेस टू प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर। चलिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सेबी बतौर रेगुलेटर और एम्फी भी म्यूचुअल फंड निवेशकों के हितों के बारे में हमेशा सही तरीके से कदम उठाते हैं और सोचते हैं। म्यूचुअल फंड्स के नज़रिए से अगर मैं समझना चाहूँ पंकज जी, तो हमने देखा बीते कुछ समय से ही कुछ चुनिंदा फंड्स हैं जिन्होंने गाहे बगाहे अपने एक मुश्त निवेश को जो है वो बंद कर दिया। कुछ ने अपनी एसआईपीज़ जो हैं उनको ही बरकरार रखा है। अब आने वाले वक्त में इस तरह के जो निर्देश, दिशा निर्देश दिए गए हैं, बतौर फंड हाउस, बतौर फंड मैनेजर, आपके क्या तुरंत एक्शंस होने चाहिए? ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप संज्ञान में लेंगे अपने पोर्टफोलियो के लिए, अगर आप एक फंड मैनेजर हैं तो? बिल्कुल। देखिए कविता, ऐसा है कि आइडियली तो इन्वेस्टर्स को समझना चाहिए कि अगर वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो कोई चीज़ अभी महँगी हो गई है, तो नहीं लेनी चाहिए। पर हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स इस वक़्त पर स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप एमपी का डेटा भी देखें, तो दिखाई देता है कि स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा आ रहा है कंपेयर टू लार्ज कैप या दूसरी कैटेगरी के मुकाबले में। इसका मतलब इन्वेस्टर्स हिस्टोरिकल रिटर्न्स देखकर ये देख रहे हैं कि लास्ट 1 ईयर में यदि स्मॉल कैप ने 70% तक का रिटर्न डिलीवर किया है, तो इसका मतलब वहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो क्योंकि इन्वेस्टर नहीं समझ रहे हैं, तो अब फंड हाउसेस इस पर कदम उठाएँगे, जैसा कि सेबी ने कहा है। तो जो आपने पूछा कि अच्छा फंड मैनेजर क्या करना चाहिए, तो डेफिनिटली जिस तरह से एसबीआई, निप्पॉन, कोटक, टाटा, इन म्यूचुअल फंड हाउसेस ने रेस्ट्रिक्ट किया है इन्वेस्टमेंट को, लमसम इन्वेस्टमेंट को रेस्ट्रिक्ट किया है या नहीं ले रहे हैं। एसआईपी में भी काफी हद तक कंट्रोल किया हुआ है। इसी तरह से बाकी फंड हाउसेस जो है, उन्हें भी इनफ्लो को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, ताकि मतलब जैसे कि लमसम में ना लें, एसआईपी हो तो एक छोटे अमाउंट की हो, ताकि इन्वेस्टर्स चाह कर भी
ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ना कर पाए। तो इससे रिस्क कंट्रोल होगा, क्योंकि हो ये रहा है कि पोर्टफोलियो में हमेशा हम कहते हैं कि स्मॉल कैप का एलोकेशन आपका 10-15% होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप में 50-60% का एलोकेशन इस वक्त पर हो गया, दो वजह से। एक तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, और जो इन्वेस्टमेंट था पहले से उसकी वैल्यू बढ़ी, उसकी वजह से भी एलोकेशन बहुत बढ़ गया है। इसके लिए यदि कंपनीज एक कदम उठाती हैं, इससे थोड़ा सा इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो कम होगा। अब फिरोज़, बतौर निवेशक रिस्क कम करने को लेकर जो ये कवायद है, कहीं ना कहीं हम देख रहे थे कि बाजार को लेकर मोमेंटम भी तो ब्रॉडर मार्केट की वजह से ही उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। हम भारत को एज एन इकोनॉमी जिस आंकड़े तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या इस तरह के इन्फ्लोज मिड कैप स्मॉल कैप में आना अपेक्षित नहीं थे? और आने वाले समय में, क्योंकि हम एक ऐसे देश हैं जहां पर पूरी दुनिया की नज़र है, इस तरह के फ्लोज तो इन मार्केट्स में बढ़ेंगे ही ना? जी, अगर इस प्रश्न का जैसे इसकी उम्मीद थी या नहीं थी, डेफिनेटली उम्मीद होनी ही चाहिए, बिकॉज अगर कंट्री में अगर फॉरेनर्स इतना इन्वेस्ट करते हैं, और बट इंडियन की जो 740 लाख करोड़ की हाउस होल्ड सेविंग्स हैं, उसमें से सिर्फ 6 या 7% इक्विटी में है। डायरेक्ट इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड के माध्यम से सिर्फ 7% है। 740 लाख करोड़ का 7% 50 लाख करोड़ होता है। तो इतना हम बात करते हैं कि 50% इक्विटी में होना चाहिए, 50% डेट में होना चाहिए, बट इंडियन हाउस होल्ड्स का टोटल पैसा सिर्फ 7% है। तो जाहिर सी बात है, अगर इकोनॉमी बढ़ेगी, जागरूकता बढ़ेगी, जो आपका चैनल काफी अर्जों से कर रहा है, तो उस जागरूकता से लोगों को समझ में आएगा कि ब्याज के पैसे में जो बढ़त आती है वो 10 साल में दुगना हो सकता है पैसा, बट 4 गुना कभी नहीं हो सकता, और इक्विटी के माध्यम से हो सकता है अगर कोई लंबा निवेश करे तो। So I think country has to be prepared for a larger influx of money than this. But problem ये है कि आज की डेट में 500-700 कंपनी से ज्यादा की इंस्टीट्यूशनल भी रिसर्च बहुत कम है। आई थिंक एक एवोल्यूशन होती है मार्केट की मेच्योरिटी के लिए। आई थिंक इंडिया हैज टू मैच्योर विद रिस्पेक्ट टू रिसर्च। आज आप देखें टॉप 300 कंपनीज पे आपको बहुत रिसर्च पब्लिक डोमेन में मिल जाएगी, बट उसके आगे बाकी 2-3 हजार जो शेयर हैं उस पर रिसर्च ही नहीं है। तो आई थिंक इसकी वजह से रिसर्च बढ़ेगी। कल जो 34 चेंज हुए हैं, 34 एक्सक्लूजन हुई हैं एनएससी 500 में, 34 इंक्लूजन हुई हैं जो टॉप 500 कंपनीज में। इसकी वजह से काफी इंडेक्स की वेटेजेस भी चेंज होंगी। बट अगर हम पूरी इंडेक्स की प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखें तो इतने आंकड़े इतने चौंकाने वाले नहीं है। इंडेक्स की वैल्यू एनएससी स्मॉल कैप 250 जो म्यूचुअल फंड का टियर 1 इंडेक्स माना जाता है, उसकी वैल्यूज है 15,000 अप्रोक्सीमेटली। उसकी इस साल की अर्निंग एस्टिमेट है 665 रुपए। तो 22-23 की पी है एट एन इंडेक्स लेवल। अब जो बदलाव हुए उससे शायद पी और थोड़ी घट भी जाए। तो आई थिंक एट एन इंडेक्स लेवल इतनी मेरे हिसाब से चिंता नहीं है, बिकॉज 23 पी इज नॉट आउटरेजियस। अगर निफ्टी की पी ही 21 की है तो स्मॉल कैप की 23 इतनी आउटरेजियस नहीं है। बट उसके अंदर जो स्टॉक्स हैं, कई सारे स्टॉक 100 पीई पे, मतलब 100 गुना ज्यादा प्राइस मिल रहा है उनकी इस साल की कमाई के मुकाबले, 100 गुना। तो आई थिंक वो जो आउटरेजियस है, वो आई थिंक वो लोअर फ्री फ्लोट के जो स्टॉक्स थे उसमें काफी बढ़त देखने को मिली थी। आई थिंक सेबी इज लुकिंग एट दैट। बट जैसे आपने सही फरमाया, हमारा देश अगर इन्वेस्ट करने लगे इक्विटी में तो काइंड ऑफ इनफ्लो जो आने वाली है वो काफी भारी भरकम है। 11,000 करोड़ की एसआईपी थी 1 अप्रैल को, अब 18,800 की बात हो रही है। सिर्फ 9 महीने में 70% की राइज है एसआईपी की। तो आई थिंक ये तो फिर भी शुरुआत है। द कंट्री हैज टू प्रिपेयर and better stocks have to get listed to absorb this kind of capital. लेकिन जैसे ही ये खबर हमने आती हुई देखी फिरोज़ और पंकज जी, हमने देखा कि बाजार में भी इसका बहुत तगड़ा असर हुआ है। अब ऐसे में स्वाभाविक है कि एक निवेशक के जहन में भी ये सवाल होंगे और थोड़ा बहुत पैनिक क्रिएट होगा। ये बताएं, लिक्विडिटी के लिहाज से किस तरह से अब म्यूचुअल फंड्स को तैयार रह जाना चाहिए? अगर रिडम्पशन होने शुरू हो गए तो किस तरह के कदम अपनी लिक्विडिटी को इंश्योर करने के लिए उन्हें उठाने की ज़रूरत है? और क्या इस पर फंड हाउसेस और तमाम वो स्कीम्स, क्योंकि लगातार पंकज जी आपने भी बहुत अनुभव किया होगा, जितने भी सवाल आ रहे हैं तमाम निवेशकों के पास केवल मिड कैप और स्मॉल कैप ही है। 2023 में अगर हम कुल इनफ्लो की बात देखें, मिड कैप में 22,900 करोड़ के पार का आंकड़ा है, स्मॉल कैप में लगभग 44,000 करोड़ के पार का आंकड़ा है जो हमने देखा है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे रिडम्पशन शुरू हो जाते हैं तो लिक्विडिटी की कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? देखिए कविता, पहली बात ये इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं होना चाहिए।
क्योंकि ये समझना चाहिए कि सेबी ने आपका रिस्क कम करने के लिए फंड हाउसेस को बोला है कि नया इन्वेस्टमेंट कम आए, ताकि जो रिस्क है वो कंट्रोल्ड रहे। दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं कह रहे हैं कि स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, और जो आप कह रही थी अभी कि अगर पैसा आएगा इन्वेस्टर्स का तो मार्केट में इन्वेस्ट होगा। तो जो फिरोज ने अभी कहा कि 1 साल पहले उन्होंने गाइड किया कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उस वक़्त वैल्यूएशन अच्छी थी, और मैं एग्री करता हूँ, हम लोगों ने बहुत समय से ये बात कही जब मिड कैप का सही समय था, स्मॉल कैप का सही समय था, लेकिन हर चीज़ का वक़्त होता है और इसीलिए हम पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग की बात करते हैं। तो अब हम काफ़ी समय से कह रहे हैं कि ये साल जो है 2024 वो लार्ज कैप का के लिए अच्छा रहेगा, और स्मॉल कैप में आपको थोड़ा कम करना चाहिए एलोकेशन। तो इसके लिए रीबैलेंसिंग करना पोर्टफोलियो को सही समय पर, सही सेक्टर्स में, सही मार्केट सेगमेंट में एंटर करना ये ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि ये तो बात थी कि इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि यदि हाँ, लिक्विडिटी की समस्या पैदा हो सकती है, तो बिल्कुल, यदि इन्वेस्टर्स पैनिक होते हैं और पैसा निकालना शुरू करते हैं, यदि नया पैसा नहीं आता है, कम आता है, तो उससे तो फायदा होगा, उसको नुकसान नहीं होगा। कि इन्वेस्टर्स यदि अब अचानक से विथड्रॉ करना स्टार्ट कर दें, तो ऐसे में बिल्कुल लिक्विडिटी प्रॉब्लम हो भी सकती है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ डेटा आया है जिसके बिहाफ पर दिखेंगे, तो किसी-किसी फंड हाउस में काफ़ी टाइम भी लग सकता है लिक्विडेट करने के लिए। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टर सारा पैसा निकालेंगे, और थोड़ा बहुत कैश स्कीम के अंडरलाइंग एसेट में होता है, तो ये मैनेज हो पाएगा। और क्योंकि नया पैसा भी ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, बिल्कुल भी एसआईपीज़ हैं, वो चल रहा होगा, तो इसके लिए रिडेम्पशन की प्रॉब्लम उम्मीद करनी चाहिए कि लिक्विडिटी की प्रॉब्लम इस तरह की नहीं आएगी। फिरोज़, बहुत सारी बातें जो हैं बाज़ार में चल रही हैं। एक तो ये है कि हो सकता है लमसम के लिए बहुत सारे फ़ंड हाउसेस अपनी-अपनी स्कीम्स को बंद कर लें। अच्छा, एसआईपी भी अगर आपको करनी है तो बहुत ज़्यादा ये हो सकता है कि एसआईपी की भी एक कैपिंग हो जाए। अच्छा, कुछ खबरें ये भी चल रही हैं कि हो सकता है विथड्रॉल को लेकर भी कोई कैपिंग हो जाए। कुछ बताइए, आपको क्या सुनाई दे रहा है और आपको क्या समझ में आ रहा है? आपके मुताबिक फ़ंड हाउसेस किस तरह के कदम उठा सकते हैं? फिरोज़। इस कविता जी देखिए, लमसम को रोकना फ्रेश परचेज को, आई थिंक वो तो ऑलमोस्ट गिवन लग रहा है फ्रॉम द करंट सिचुएशन। बट आप अगर देखें, अगर 3-4 हजार करोड़ आया है लास्ट 3 महीने में एवरी मंथ, उसमें से 2.5 से 3 हजार करोड़ तो एसआईपी के माध्यम से ही आया है। दैट्स पॉइंट वन। तो लमसम की परचेजेस काफी कम रही हैं, बिकॉज एचएनआई जब स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा है वो पीएमएस के माध्यम से ज्यादा कर रहा है। उस पे रेगुलेट कर नहीं पाएंगे इतना इजीली, क्योंकि आपके उसमें तो इंसान के खुद के डीमैट अकाउंट से परचेज होती है। पीएमएस वाला तो सिर्फ मैनेज करता है, तो एक पूल्ड अकाउंट कॉन्सेप्ट भी नहीं है उधर। तो मेरे हिसाब से लमसम को रोकने से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एसआईपी 18,800 में से सबसे ज्यादा तो स्मॉल कैप में जा रहा है। बट लमसम रोकना आई थिंक इज गोना बी द फर्स्ट स्टेप। सेकंड जो पॉइंट लिखी गई है एम्फी के माध्यम से एएमसीज को, वो थोड़ी चिंताजनक हो सकती है सेंटिमेंट के लिए। क्योंकि अगर कोई इंसान स्मॉल कैप में निवेश किया है साल भर पहले, उसकी जो एग्जिट लोड पीरियड्स खत्म हो चुकी हैं, अगर उस पर रोक लगती है तो आप बीच मझधार में गेम के नियम बदल दी, तो वो अनफेयर होगा। बट सभी सही कह रही है कि भाई फर्स्ट मूवर कोई पहले पैसे बेच के निकाल ना ले, बट उसके हैं उसके पैसे। जब डाले थे तब कोई एग्जिट लोड या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो निकालते वक्त अगर रिस्ट्रिक्शन करते उससे सेंटिमेंट जरूर डैम्पन होगा, और उसकी वजह से जो आउटफ्लो रेकरिंग आने लगेगा, आई थिंक दैट कैन कॉज द एक्चुअल प्रॉब्लम। मेरे ख्याल से इस पूरी चर्चा को हमें समेटना होगा और एक बस निवेशकों के लिए नसीहत, स्मॉल कैप और मिड कैप में पंकज जी आप क्या देना चाहेंगे? जितने भी दर्शकों ने अब पिछले कल के दिन को ले लें, अगर हम आज के दिन को ले लें, यही खबर है जो सब जगह छाई हुई है और ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं खबरों का असर आपके जहन पर पड़ता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत प्रभाव से कोई एक्शन लेना है। क्या कुछ कहेंगे पंकज जी? जी, एक बात तो इम्पोर्टेंट ये है कि जो पहले की एसआईपी चल रही हैं, शायद उस पर तो रोक नहीं लगेगी। आगे के लिए एसआईपी जो है उस पर ही रोक लगेगी। देखिए, निवेशकों को समझना चाहिए कि अगर हम ये कह रहे हैं और ये बात कन्फर्म्ड है कि वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव है स्टॉक लेवल पर, और स्कीम में सिलेक्टेड स्टॉक्स होते हैं, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को अपने पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ज़्यादा हो, स्मॉल कैप, मिड कैप कम हो। लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली स्मॉल कैप का एक्सपोज़र होना अच्छा है, लेकिन जिस तरह की इस वक़्त पर एलोकेशन दिखाई दे रहे हैं पोर्टफोलियो में, उसे रिबैलेंस करना चाहिए। इन्वेस्टर्स को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आप अचानक से आप ये सोच कर कि आप पता नहीं कल क्या होगा, फौरन रिडम्पशन स्टार्ट कर दें।
तो ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत भी बैलेंसिंग पोर्टफोलियो की होनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है कि आप सब जितने भी निवेशकों के पास मिड कैप स्मॉल कैप से जुड़े फंड हैं, अपनी कम्युनिकेशंस जो फंड हाउसेस के ज़रिए होती है, आपको मेल्स के ज़रिए, एसएमएस के ज़रिए तमाम दिशा निर्देश जो हैं वो फंड हाउसेस देने की पूरी कोशिश करते हैं। इस सूरत में किसी भी तरह का बदलाव अगर वो कर रहे हैं तो आपको उनकी कम्युनिकेशंस पर ध्यान देना चाहिए, और अगर किसी भी तरह की कोई भी दुविधा है तो आप बाकायदा फंड हाउस में कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने निवेश को लेकर और अपने फंड में निवेश को लेकर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रखें। बहरहाल फिरोज़ आपका और पंकज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज आप जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि सवालों के जवाब भी देने हैं आपको दर्शकों के, लेकिन फिरोज़ धन्यवाद आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया जिसने इतने अहम मुद्दे पर। तो फिलहाल इस चर्चा को तो हम यहीं समेट रहे हैं, लेकिन इस बीच अगर आप भी अपने मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स को लेकर परेशान हैं या इस खबर को लेकर कोई भी ऐसा पहलू है जो आप नहीं समझ पा रहे हैं बतौर निवेशक, तो अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पर भी अपने सवाल हमें छोड़ सकते हैं। तो फिलहाल मैं रुकती हूँ छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद क्रेडिट कार्ड का सही इस्तेमाल और स्मार्ट इस्तेमाल आपको कैसे करना है बताएंगे।